हेलो स्टूडेंट। आज की जो क्लास रहेगी अपनी वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहेगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर क्या है? वे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिन्हें अपन देख और छू सकते हैं। यानी जितने भी डिवाइस आप देखते हो जिन्हें आप छू सकते हो, यानी फिजिकली जो प्रेजेंट है जिन्हें आप छू सकते हो, वो सारे उपकरण आपके क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर उपकरण कहलाते हैं या फिर हार्डवेयर डिवाइस कहलाते हैं। तो कंप्यूटर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप छू सकते हो और देख भी सकते हो? तो जैसे मॉनिटर हो गया अपना, वो कैसा डिवाइस है? हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर है, वो भी हार्डवेयर हो गया। कीबोर्ड है, वो भी हार्डवेयर है। माउस, रैम जो आती है वो उसको भी अपन देखने के साथ में छू सकते हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क आपकी, उसको भी छू सकते हैं। बसेस जो अपन अंदर यूज कर रहे हैं वो भी कौन सा पार्ट आपका? हार्डवेयर का पार्ट है। सीपीयू जो चिप है वो भी क्या है? आपकी एक हार्डवेयर डिवाइस है। यानी ऐसे डिवाइस जिन्हें अपन देखने के साथ में क्या कर सकते हैं? छू भी सकते हैं। वो सारे डिवाइस कौन से होंगे? आपके हार्डवेयर डिवाइस होंगे। अगर बात करूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर क्या है? तो प्रोग्रामों का जो समूह है। प्रीवियस जो क्लासेज अपनी आई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्राम सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, प्रोग्रामों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। यानी जिन्हें आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे विंडोज़ क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो वो क्या हो गया? अपना सॉफ्टवेयर हो गया। मैक ओएस है जो एक सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स हो गया। क्या हैं ये सारे? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही फायरफॉक्स आपका, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ये सारे क्या हैं? इंटरनेट ब्राउज़र हैं। तो ये भी क्या है? सॉफ्टवेयर के रूप में। वीएजी हो गया का, हाउस कॉल हो गया, नोटोन हो गया, ये एक एंटीवायरस हैं। तो ये भी किस में आएंगे? आपके सॉफ्टवेयर में आएंगे। यानी जिन्हें सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते, वो सारे सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। और जिन्हें आप छू सकते हो देखने के साथ, तो वो जो उपकरण हैं, डिवाइस हैं, वो किस में जाएंगे? आपके हार्डवेयर में। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर एक दूसरे के क्या हैं? पूरक होते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी हार्डवेयर को संचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यानी कि जो कोई भी हार्डवेयर है, अगर हार्डवेयर को मेरे को रन करवाना, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को अगर मेरे को यूज में लेना है कंप्यूटर में, मॉनिटर है उसको मेरे को काम में लेना है, तो कीबोर्ड है उसको मेरे को काम में लेना है, तो इनको काम में लेने के लिए मेरे को सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं हार्डवेयर को संचालित करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को सॉफ्टवेयर की क्या पड़ेगी? वहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। दोनों मिलके वहाँ पे काम करते हैं, तभी कंप्यूटर है वो प्रॉपर रूप से क्या करता है? काम करता है। हार्डवेयर को चलाने में सिस्टम सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएंगे? तो सॉफ्टवेयर को अगर मैं टाइप्स में डिवाइड करूँ तो 3 तरह से अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी जो सिस्टम के काम आएंगे वो सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। एप्लीकेशन का मतलब है जो यूजर जिनको यूज कर रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूजर है वो जो यूज कर रहा है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। यूटिलिटी में जो भी अपना सिस्टम है उसको क्या कर रहे हैं? उसकी देख रेख कर रहे हैं, या फिर जैसे एंटीवायरस अपना, ये जो सारी चीज़ें हैं जो डिवाइस की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाते हैं, तो वो सारे किस में आ जाएंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। अगर मैं बात करूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जो लैंग्वेज अपन यूज़ करते हैं, ट्रांसलेटर जो यूज़ करते हैं, डिवाइस ड्राइवर जो अपन यूज़ कर रहे हैं, लिंकर लोडर जो अपन यूज़ कर रहे हैं, वो सब किसके पार्ट हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका आता है एमएस ऑफिस हो गया, फेसबुक, व्हाट्सअप, रेलवे, हॉस्पिटल, ये जो सारी चीज़, टिकटॉक वगैरह, ये सारी जो हैं एप्लीकेशन के रूप में आप जिन्हें यूज़ करते हो वो सारे क्या हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे ही आपके जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, डिफ्रेगमेंटर हो गया, स्कैन डिस्क हो गया, फायरवॉल हो गया, ये सारे कौन से हैं? आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। अब इनको 1 बाय 1 अपन डिटेल में करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें हैं वो कैसे वर्क करती हैं, एप्लीकेशन वाली कैसे करती हैं, और यूटिलिटी वाली चीज़ें कैसे कंप्यूटर में वर्क करती हैं। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की अगर इसमें बात करूं तो रहता है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को मैनेज व कंट्रोल करते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। वह अन्य सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या बनाते हैं? प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अधिकांश सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोप्राइटर होते हैं। प्रोप्राइटर का मतलब होता है आपका, यानी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिनका कोड आपको फ्री में नहीं मिलेगा। जल्दी से अपन को उनका जो सोर्स कोड है वो फ्री में नहीं मिलता है। इंटरनेट पे भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, यानी उसको अपन को ख़रीदना पड़ता है। तो वो किस में आते हैं? आपके प्रोप्राइटर में आते हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो मानव की निजी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो जो आम आदमी है उनकी आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए ही तो उसको डिज़ाइन किया गया, उसको बनाया गया है, तो वो किसका पार्ट हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपका। अब आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन्हें सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है ना। मैंने कहा था ना कि जो आपका सिस्टम है उसको पूरा ये क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य हार्डवेयर को क्या करना है, डिजाइन करना है, वह हार्डवेयर को चलाने में सिस्टम सॉफ्टवेयर को मदद करता है। अब अगर मैं बात करूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर व यूज़र के मध्य के बीच की क्या है, एक कड़ी है, इसलिए इसे यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है। वर्तमान में उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज़र इंटरफेस के लिए किसका यूज करते हैं, कर्नेल का यूज किया जाता है। एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो यूज़र है उसके बीच में इंटरफेस प्रदान करने का काम कौन करेगा, कर्नेल करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सही से रन कराने, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ रही एरर्स के बारे में यूज़र को रिपोर्ट देने के लिए कर्नेल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एरर, जो एरर्स आएंगी उनमें भी जो अहम भूमिका निभाता है वो कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कर्नेल जो अपना रहता है वो करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र और जो हार्डवेयर है उसके मध्य जो संबंध है उसको अपन इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़र हैं, यूज़र डायरेक्ट किससे इंटरेक्ट करता है, कोई भी जैसे कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होंगे उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कौन करेगा, यूज़र करेगा। एप्लीकेशन और जो इनपुट और जो आउटपुट डिवाइस है आपके वो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट रहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम वो किसी हार्डवेयर को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो इस तरह से आपका पूरा सिस्टम वर्क करेगा। यूज़र है वो मुख्य रूप से क्या है, इनपुट व आउटपुट डिवाइसेस के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। हार्डवेयर के साथ कार्य करने हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से मदरबोर्ड के साथ क्या करता है, कार्य करता है। मदरबोर्ड को पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में पीसीबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीसीबी कहा जाता है या पीसीबी होता है। अब अगर मैं बात करूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो अपने दो टाइप्स हैं वो हैं CUI और GUI, यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, इसका मुख्य जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा रहेगा, आपका कीबोर्ड। यानी कैरेक्टर बेस्ड का मतलब ये हो गया कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप कोई भी इनपुट दे रहे हो, कोई भी कमांड दे रहे हो, तो वो कैरेक्टर वो आप कुछ ना कुछ टाइप करके दे रहे हो उसको, यानी उसमें ग्राफिकल इंटरफेस है नहीं। जो आज के टाइम पे अपन किसी चीज़ पे क्लिक करके आइकन्स जो होते हैं उन पे क्लिक करके जो चीज़ें करते हैं वो पहले कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में यानी CUI जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो वहाँ इनपुट देने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ता था, कीबोर्ड का। चित्र व ग्राफ नहीं बना सकते थे, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कोई भी ग्राफिकल जो डिज़ाइन है वो आप नहीं बना सकते थे। कमांड देने के लिए उपयुक्त जो कथन था यहाँ पे, यानी जो कमांड्स यूज़ करते थे अपन वो ये वाले करते थे। यानी MS-DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर का ही यूज किया जाता था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसको अपन GUI भी बोलते हैं। इसका जो मुख्य इनपुट डिवाइस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, माउस रहेगा, जिससे अपन पॉइंट करते हैं। आइकन्स पे क्या करते हो, आप पॉइंट करते हो, क्लिक करते हो। इसमें आप चित्र और ग्राफ बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। माउस की सहायता से पॉइंट या क्लिक करके क्या दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है। जैसे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनक्स हो गया, iOS हो गया, iMac हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, GUI के। अब अगर मैं बात करूं कि कार्य के आधार पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कितने टाइप्स हैं, तो पहला जो टाइप्स रहेगा इसमें वो रहेगा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिंगल का मतलब हो गया केवल एक, और टास्किंग का मतलब है टास्क या फिर काम, यानी एक बार में वो सिर्फ एक ही काम को क्या कर रहा है वहाँ पे प्रोसेस कर रहा है। तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बार में केवल एक ही कार्य करता है, तो ऐसा जो कहलाएगा कंप्यूटर जो कहलाएगा वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे आपका पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस टाइप का है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें तो वो रहता है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बार में एक से अधिक कार्य करने में क्या होता है, सक्षम होता है। उसमें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो कौन सा रहेगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड है, iOS है, iMac है, ये किस टाइप के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग। एक बार में एक से ज़्यादा काम को ये कर सकते हैं।
इसके बाद में आता है अपना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे RTOS भी बोला जाता है। इसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। यह बिना रुके और लगातार क्या करता है, वर्क करता है। जैसे रॉकेट जो लॉन्च करते हैं अपन, उसमें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो कौन सा रहता है, आपका RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य या जो इसकी विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो क्या करता है, इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है उनको क्या करता है, मैनेज करता है। मेमोरी को भी मैनेज करता है। सिस्टम में जो एरर्स आती हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको देगा, यूज़र को देगा। जब एक प्रोग्राम किसी एरर को सही करता है तो उसे क्या बोला जाता है, डीबग। यानी आपके सिस्टम में कोई एरर आ रहे हैं, बग आ रहे हैं, उनको आपने दूर कर दिया, तो दूर करने को अपन क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। यूज़र इंटरफेस का कार्य करता है, एप्लीकेशन को रन कराने का कार्य करता है। इसके अलावा एरर जो अपनी है उनको क्या बोला जाता है, बग भी बोला जाता है। फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूल हो गया आपका, यूटिलिटीज़ हो गया, ये सारे काम आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपन वर्तमान में भी देखते आए हैं, पहले से भी अपने यूज़ हो रहे हैं। तो उसमें पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 1970 में केन थॉमसन व डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरी, वर्तमान नाम है इसका AT&T, इस लैब के अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। किसने बनाया था, केन थॉमसन व डेनिस रिची ने। कौन सी लैब में, बेल लेबोरेटरी में। 1972 में डेनिस रिची ने सी भाषा को भी बनाया था। ध्यान रखना, जो डेनिस रिची हैं उन्होंने एक लैंग्वेज भी बनाई थी अपनी, जो जिसे अपन सी लैंग्वेज भी बोला जाता है। कब बनाई थी, 1972 में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से सी भाषा में बनाया गया था। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, कौन सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में। तो यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो अपने AIS हो गया, HP UX हो गया, BST हो गया, एराइज हो गया, ये वो कंप्यूटर हैं जो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते थे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो उनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, तो आपको ऑप्शन पे ये नाम देखने को मिल सकते हैं। AIS हो गया, HP UX हो गया, BST हो गया और एराइज हो गया। इस नेक्स्ट जो है अपना, इसमें ये है iOS या फिर iMac। एप्पल कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 1984 में बनाया गया। कौन सा है, iMac या फिर iOS जो आपने नाम सुना है वो कौन सी कंपनी का है, एप्पल कंपनी का। पूरा जो इसका नाम है वो रहेगा मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लाइनक्स की अगर मैं बात करूँ तो 1991 में बेनेडिक्ट टॉरवेल्ड्स ने इसे बनाया था। यूनिक्स OS इसका क्या है, आधार है। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब हो गया कि इसका जो सोर्स कोड है वो सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी आम आदमी भी इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। कर्नेल की तरह कार्य करता है, इसमें कभी वायरस नहीं आ सकता। यह मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र व GUI सुविधा देता है। अधिकांश सुपर कंप्यूटर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। जैसे आपका उबंटू हो गया, डेबियन हो गया, ओपन श्योर हो गया, रेड हैट हो गया, सोलरेज हो गया, ये सारे किस टाइप के कंप्यूटर हैं जिनमें लाइनक्स का यूज हो रहा है। नेक्स्ट OS की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आता है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। कंपनी के इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं वो कौन है आपके, बिल गेट्स व पॉल एलन। IBM के पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, MS DOS भी किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और किसके लिए बनाया है, IBM का एक पर्सनल कंप्यूटर था, उसके लिए इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। MS DOS है वो आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह किस बेस्ड पे काम करता है, CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कैरेक्टर का ही यूज कर सकते हो। रोनाल्ड हैंसन ने विंडोज़ नाम का सुझाव दिया, यानी ये जो विंडोज़ नाम है इसका सुझाव देने वाले कौन थे, रोनाल्ड हैंसन। 20 नवंबर 1985 को MS ने 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया। 9 दिसंबर 1987 को माइक्रोसॉफ्ट ने 2.0 ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया। जो आज के टाइम पे जो आप विंडोज़ देखते आ रहे हो उसके जो वर्जन है, जैसे विंडोज़ 98 है आपका, 98 में आया। विंडोज़ ME है वो 2000 में आया। विंडोज़ XP है वो आपका 2001 में आया है। विंडोज़ विस्टा है वो 2006 में। विंडोज़ 7 है 2009 में लॉन्च किया गया। विंडोज़ 8 है वो 2012 और 13 में लॉन्च किया गया। विंडोज़ 10 है वो 14 और 15 में। और विंडोज़ 11 है वो 5 अक्टूबर 2021 में। और अभी तक भी इनके वर्जन हैं वो कंटिन्यूस क्या हो रहे हैं, चलते आ रहे हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग GUI व वर्चुअल मेमोरी की सुविधा प्रदान करता है, इसलिए विश्व के 90% पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यानी जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मल्टीटास्किंग मिलेगी आपको, यानी एक बार में आप एक से अधिक काम कर सकते हैं। GUI तो आपको मिलता ही मिलता है, यानी आप किसी भी आइकन पर क्लिक करके इनपुट दे सकते हो। इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी भी मिलती है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि अभी आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं या फिर PC आ रहे हैं उनमें वर्चुअल मेमोरी की भी सुविधा अपन को मिलती है। वर्चुअल रैम का नाम सुना होगा आपने। तो
वो जो वर्चुअल रैम अपन को मिलती है, यानी एक्स्ट्रा रैम, जैसे आप कोई मोबाइल लेके आए उसमें 4 GB रैम पहले से है और उसमें वर्चुअल रैम आपको 6 GB एक्स्ट्रा दे रखी है, तो वो जब 4 GB आपकी फुल हो जाती है, कोई काम आप मल्टीटास्क आप कर रहे हो, अगर वो फुल हो जाती है तो उस टाइम पे वो जो वर्चुअल मेमोरी जो है आपकी, वो उस टाइम पे क्या आती है, काम आती है। तो ये सुविधा भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपन को प्रोवाइड करवाता है। विश्व के अधिकांश मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट जो वर्जन है एंड्रॉयड, अभी तो मेरे हिसाब से शायद 16 ऐसे कुछ चल रहा होगा, ये पुराना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विंडोज़ 8 की, तो वह कंप्यूटर सिस्टम जो टच स्क्रीन थे तथा कुछ सेकंड में ही स्टार्ट हो जाते थे, इसमें स्टार्ट बटन नहीं था। विंडोज़ 8 की ये कुछ खासियत थी, यानी इसमें टच स्क्रीन भी थे, इसमें एक स्टार्ट बटन आपका नहीं था। विंडोज़ 10 है जिसमें कोर्टेना का प्रयोग आवाज़ से इनपुट देने हेतु किया गया है। पहली बार कोर्टेना का प्रयोग जो किया गया था वो किस में किया गया था, विंडोज़ 10 में। CNC सेंट्रल नोटिफिकेशन सेंटर का भी प्रयोग पहली बार विंडोज़ 10 में किया गया। विंडोज़ एज ब्राउज़र का प्रयोग जो कि राइट ऑन वेब सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी कब आया आपका, विंडोज़ 10 के साथ। अब आता है कुछ लैंग्वेजेज हैं अपनी कंप्यूटर, जो कुछ लैंग्वेजेज वहाँ पे जो अपन काम में लेते हैं, उसमें आपकी लो लेवल और हाई लेवल जो लैंग्वेज हैं वो रहती हैं। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब हो गया मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा, या फिर जिसे अपन असेंबली भाषा भी बोल सकते हैं। हाई लेवल जो लैंग्वेज हैं उच्च स्तरीय जो भाषाएं हैं जिसमें अपन C++, CS हो गया, जावा, HTML, DBMS, SQL, ये जो आपकी लैंग्वेज है वो कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट जो इसमें अपना टॉपिक रहता है वो है ट्रांसलेटर, यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए अपन ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। तो ये आपके दो तरह के हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंप्यूटर सिस्टम में हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। ट्रांसलेटर की सहायता से इन्हें ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, जो ऑब्जेक्ट जो आपका कोड है उसमें बदला जाता है। यानी हाई लेवल जो लैंग्वेज हैं वो कंपाइल होंगी और किस में चेंज हो जाएंगी, मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाएंगी। सोर्स प्रोग्राम है उसको कंपाइल किया जाता है और किस में बदला जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। कंपाइलर क्या है, यह पूरे पेज का एक साथ क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, यानी एक साथ। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कंपाइलर यूज किया तो हाई लेवल का जो भी कोड था उसको एक साथ वो किस में चेंज कर देगा, मशीनी भाषा में, यानी 0-1 की भाषा में। इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, यह लाइन बाय लाइन क्या करता है, प्रोग्राम को मशीनी भाषा में चेंज करता है। वो आपका इंटरप्रेटर है जो लाइन बाय लाइन करेगा। कंपाइलर वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही किस में चेंज कर देता है, मशीन लैंग्वेज में। प्रोग्राम को कंपाइल कराने के बाद उसमें उपस्थित एरर के बारे में यूज़र को बताता है। लिंकर जो है आपका वो रहता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हिस्से होते हैं। लिंकर ऑब्जेक्ट कोड को हार्डवेयर के साथ या मशीन के साथ क्या कराने का काम करते हैं, लिंक कराने का कार्य लिंकर करता है। लोडर है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड को मेमोरी में लोड कराने का कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम में जो एग्जीक्यूशन जो फाइल है आपकी, वो भी कौन बनाता है, लोडर बनाता है। अब अगर हम बात करें स्कैन डिस्क की, तो यह कंप्यूटर सिस्टम में उपस्थित डिस्क को क्या करता है, स्कैन करने का कार्य करती है। यह फाइलों को क्या करती है, मैनेज करती है। यदि किसी डिस्क में कोई फिजिकल डैमेज है तो वहाँ उपस्थित डेटा को यह दूसरे स्थान पर क्या करता है, भेज देता है। यह डायग्नोस्टिक व रिपेयर प्रोग्राम है। नेक्स्ट जो अपना डिफ्रेगमेंटर यह अवांछित प्रोग्रामों को क्या करता है, डिलीट करता है। इसके उपयोग से डिस्क की जीवन जो अवधि है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यह डिस्क की रिपेयर व डेटा को क्या करता है, रिकवर करता है। नेक्स्ट जो इसमें अपना रहता है वो लास्ट जो टॉपिक है वो रहेगा आपका डिस्क क्लीनअप। यह क्या करता है, यह ट्रबल शूटिंग यूटिलिटी प्रोग्राम है। इसका मुख्य कार्य डिस्क में उपस्थित अवांछित प्रोग्रामों व अतिरिक्त फाइलों को क्या करना, पहचान करके उनको क्या करना है, डिलीट करना है। आई होप कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए या फिर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर हैं उससे रिलेटेड जितने भी मैंने टॉपिक हैं वो सारे इसमें क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।